हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे 25,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। या तो जैसे आप फॉर एग्जांपल बैंक की एफडी करवाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड लेते हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हम दिनचर्या में करते हैं। तो उस केस में आयकर डिपार्टमेंट के पास कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारे पास कितनी लिमिट होती है कि आयकर डिपार्टमेंट के पास ये वाली इंफॉर्मेशन ना जाए। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें जो हाई वैल्यू हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताएं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, ना ही हम टैक्स चोरी के लिए आपको बढ़ावा देते हैं, पर हम कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के माध्यम से अवेयर कराना चाहते हैं कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस अपने पूरे साल में करते हैं अनअवेयर होने की वजह से, कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, ताकि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें कि वो क्या लिमिट है जिसके अंतर्गत जिसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में माना जाता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस केस में नोटिस भेजता है आपको, और अगर नोटिस आ भी जाता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, अगर पेनल्टी लगती है तो उस केस में आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहता है। तो सबसे पहले जैसे विनय जी आपने पूछा कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये 16 प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसपे इनकम टैक्स की नजर हमेशा बनी रहती है। और ये ट्रांजैक्शंस जो है, जहां पर भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, उनको कहा जाता है कि अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी लिमिट हम अभी जानेंगे, जैसे आप बैंक में सेविंग बैंक में कुछ कैश डिपॉजिट करते हो, एफडी कराते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, क्रेडिट कार्ड का आजकल काफी ज्यादा चलन हो गया है, गोल्ड परचेज करते हो, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आती हैं एक लिमिट के बाद। उसके बाद इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कहा जाता है इनकम टैक्स की तरफ से कि आप इनको रिकॉर्ड करोगे, ताकि इनकम टैक्स को पता लगे कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और उस पर फिर अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शंस लेता है। और ये इसलिए किया गया है कि ये गवर्नमेंट चाहती है कि आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, काफी लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, या कैश ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा हो चुका है, गवर्नमेंट चाहती है कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो, तो उसके लिए भी ये सब चीजें किया जाता है। और ये सेक्शन 114E के इनकम टैक्स एक्ट जो है 1962 का, उसके अंतर्गत ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आती हैं, जिसमें एक तरीका तो हो गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं इन ट्रांजैक्शंस को फॉर्म 1A भरकर। उसके अलावा टीडीएस और टीसीएस भी कटता है काफी ट्रांजैक्शन में, जैसा हमें पता ही है, और कुछ नए प्रावधान भी ऐड किए गए हैं। हम ये अब डिटेल में भी जानेंगे कहाँ कहाँ पर टीडीएस और टीसीएस कटता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, एफडी पे टीडीएस की लिमिट क्या है वो जानेंगे। म्यूचुअल फंड्स में एक नया प्रावधान आने वाला है, अगर डिविडेंड इनकम आती है तो वहां पर भी आपको टैक्स लग सकता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो कितना परसेंट आपका टीडीएस काटना जरूरी होता है, ताकि आप आगे किसी दिक्कत में ना आए, तो ये भी हम सब जानेंगे। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वही है विनय जी, जैसा आपने कहा, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद साल में, पूरे साल के अंदर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। बहुत बढ़िया आशीष। तो इसमें एक चीज और मेरे को बताएं कि मैंने ट्रांजेक्शन तो कर ली, तो पर्सन को पता कैसे लगेगा कि ये रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है? तो इसकी इंफॉर्मेशन कहीं पे मेरे को मिल सकती है? बिल्कुल। सन 2020 आज की अगर हम बात करें, इससे पहले ये बड़ी समस्या थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के पास रिकॉर्ड हो गई हैं, गलत तो नहीं रिकॉर्ड हो गई हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल्स के पास नहीं रहती थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पैन नंबर के माध्यम से पता लग जाता था। पर बजट में कहा गया है कि 1 जून 2020 के बाद जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होंगी, आप अपने होम 26 एएस में जाके वहां पर पार्ट ई सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, वहां पर सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी टैक्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, ये सर्विस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपको जरूर रिप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीका है फॉर्म 26 एएस के माध्यम से जून के बाद जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपके फॉर्म 26 एएस में मिलेंगे। पर इसके अलावा भी, इससे पहले की अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार रहता है, कंपनीज है म्यूचुअल फंड के केस में, वो फॉर्म 61A भरकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताती हैं अगर किसी इंडिविजुअल ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करी है एक लिमिट के बाद। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। तो
यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपने शुरू में टच किया कि जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं और इनकी लिमिट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताएं। जैसा मैंने शुरू में बताया 16 ट्रांजेक्शन्स हैं जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में आती हैं। इसके अलावा हमने उनको कुछ जगह पर क्लब भी किया है ताकि आप जल्दी उसका पता लग पाए। अगर हम सबसे पहले हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसका अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो काफी लोग करते हैं। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर का करते हैं पूरे साल में, तो वो ट्रांजेक्शन बैंक जो है इनकम टैक्स को बता देता है। और अगर रिन्यूअल हो रही है एफडी का तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में नहीं आएगी क्योंकि वो पहले ही रिकॉर्ड कर दी गई है। इसके अलावा दूसरा माध्यम होता है टीडीएस काट कर भी। जैसा हम सबको पता है कि अगर 40,000 से ज्यादा आपका सालाना इंटरेस्ट बनता है तो बैंक टीडीएस काट लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म 26 में आ जाता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 50,000 रुपीज की है। और अगर आप इनकम टैक्स लैब में नहीं आते हैं तो आप बैंक को बता सकते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे, उसके लिए फॉर्म 15 रहता है जो आप सबमिट करके बैंक को टीडीएस ना काटने के लिए बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सेविंग बैंक की बात करें, वहां पर अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है। आप सेफली सेविंग बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हैं। एनईएफटी, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, इनसे भी जो भी पैसा आप निकालते हैं डालते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैश डिपॉजिट आप कर लेते हैं 10 लाख के आसपास का पूरे साल में, तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो 10 लाख की एक लिमिट रहती है कैश डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर। और इनफैक्ट अभी एक नया रूल भी इंट्रोड्यूस हो गया है जो काफी लोगों को नहीं पता है। 1 जून 2020 के बाद से अगर आपका कैश विड्रॉ बैंक से 20 लाख और 1 करोड़ के आसपास का है तो 5% और 2% के आसपास आपका टीडीएस भी कट जाएगा। तो ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। बट 10 लाख का अगर आप कैश ट्रांजेक्शन सेविंग बैंक में करते हो तो वहां पर इनकम टैक्स को बैंक बता देता है। यही ये लिमिट कैश डिपॉजिट। अगर करंट अकाउंट है, जो हमारे बिजनेसमैन भाई हैं, बिजनेसमैन लोगों को काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं, तो वो लिमिट उन्होंने 50 लाख की रखी गई है करंट बैंक के लिए, करंट अकाउंट के लिए। बाकी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है करंट अकाउंट के लिए भी। उसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट काफी लोग इशू करते हैं, उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। जो हमारा चौथे नंबर का ट्रांजेक्शन जिसको हमने दिया है, उसमें अगर आप 10 लाख से ज्यादा का कैश में डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक या जहां से भी आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं वहां से इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ये 4 नंबर का ट्रांजेक्शन है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें, इसको हमने कैटेगरी में डाला है क्रेडिट कार्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स। फाइनेंशियल ईयर में उसकी क्या लिमिट रखी गई है। अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें, आजकल क्रेडिट कार्ड का प्रचलन काफी हो गया है, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी रहेगी। इसकी जो लिमिट रहती है वो रहेगी 10 लाख रुपए की अगर आप एक्सपेंस क्रेडिट कार्ड का सालाना 10 लाख रुपए का करते हैं। और अगर कैश पेमेंट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड की, जो भी आपने एक्सपेंस किया है, 1 लाख से ऊपर का करते हैं तो वो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं। 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो आता है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। इसको हमने कंबाइन कर दिया है। शेयर्स और म्यूचुअल फंड की बात करें, अगर जो लोग म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, सालाना अगर वो 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड लेते हैं या शेयर्स लेते हैं, तो उस केस में भी वो ट्रांजेक्शन पैन नंबर के अगेंस्ट रिकॉर्ड हो जाती है। और अभी काफी जल्दी ही एक और टीडीएस और टीसीएस का रूल आने वाला है, जिसमें अगर आपको म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड ऑप्शन ले लेते हैं म्यूचुअल फंड का, तो डिविडेंड आपको सालाना मिलता रहता है। और उस केस में अगर सालाना आपका डिविडेंड 5,000 से ऊपर का होता है तो उस केस में आपका टीडीएस कट जाएगा। उसके अलावा आरबीआई के बॉन्ड हैं, बाकी और कंपनीज भी बॉन्ड निकालती रहती है समय समय पर, तो उसकी लिमिट भी 10 लाख रुपए रखी गई है। और उसके 9 नंबर पे अगर हम बात करें, 9th नंबर पे जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो रहेगी फॉरेन करेंसी की। फॉरेन करेंसी की अगर हम बात करें, अगर आप 10 लाख रुपए का फॉरेन करेंसी का ट्रांजेक्शन करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर मानी जाती है। और अक्टूबर 2020 से ये एक और नया रूल आने वाला है, इनकम टैक्स अपना दायरा बढ़ाने वाली है इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो अगर आप इनफैक्ट विदेश की यात्रा भी करते हैं और जो ऑपरेटर से अगर आप अपना टूर पैकेज बुक कराते हैं, तो वो 5% तक आपका टीसीएस काट लेगा। आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपसे एक्स्ट्रा 5% लेगा, जो आपको बाद में क्लेम करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो जितना भी जहां पर भी हमने आपको टीडीएस और टीसीएस के बारे में बात बताई है, उन सब की अगर हम बात करें तो वो आप सारा का सारा पैसा, अगर आप इनकम टैक्स लैब में नहीं आते हैं तो आईटीआर भरकर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेक्शन जो रखा है, 10 और 11 नंबर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारी, वो प्रॉपर्टी एंड अदर ट्रांजेक्शन्स की बात की है। तो 10 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो है परचेज और
सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी जैसे आपका फ्लैट है, घर है, या आपकी जमीन है, जो कि अगर आप खरीदते हैं, अगर आप उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं 30 लाख से ज्यादा की। हमें सबको पता है कि मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी में डिफरेंस रहता है। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी 30 लाख से ऊपर की पे करी है तभी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है, क्योंकि उसको तो पता है आपने इतने की ही ट्रांजेक्शन करी है, तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देता है। और वहीं आपको एक बात, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आपको ये बड़ी ध्यान से रखना है ये वाली बात कि आपको 1% टीडीएस जो है एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पे ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपका जो बायर है वो 1% टीडीएस काट लेगा अगर आपका 50 लाख से ऊपर की इनकम है, और वो टीडीएस आपको फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम करना होगा अगर आप इनकम टैक्स लैब में नहीं आते हैं। और इसका पर्पस सीधा सीधा यही है टीडीएस काट के कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में वो ट्रांजेक्शन आएगी। और क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, काफी लोग उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन टीडीएस कटने के बाद वो ट्रांजेक्शन जो है इनकम टैक्स की नजर में आ जाएगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने के भी काफी तरीके हैं। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अपना जीरो कर सकते हैं, काफी तरीके हैं जिसको करने का। और शॉर्ट टर्म टैक्स काफी लोग गलत तरीके से टैक्स कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टी के केस में, हमने इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या तरीका है जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाया जा सकता है प्रॉपर्टी में। 11 नंबर का आता है, इसको हमने सब जगह पे क्लब कर दिया है, जैसे हमने शेयर और म्यूचुअल फंड को क्लब किया था। यहाँ पर रहता है कि अगर आप कोई कैश ट्रांजेक्शन करते हैं 2 लाख से ऊपर किसी भी सर्विसेज और गुड्स को बाय करने के लिए, अगर मैं एग्जांपल लूं, कार आप बाय करते हैं, गोल्ड बाय करते हैं, कोई आप एक अप्लायंसेस बाय करते हैं 2 लाख से ऊपर का, तो जो भी सेलर है वो अगर आप उसको कैश देते हैं 2 लाख तक का, तो आपसे पैन नंबर जरूर मांगेगा और वो ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड कर देगा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शंस हैं विनय जी जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इनकी नजर रहती है। उसके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शंस है जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि ये भी ट्रांजेक्शन से ट्रैक होंगी। जैसे होटल बिल है, 20,000 से ऊपर होटल बिल का होता है। अगर स्कूल और कॉलेज की फीस आप पे करते हैं तो उसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक की आ सकती है, पर ये रूल आने वाला है, अभी आया नहीं है, पर इस बारे में विचार चल रहा है कि ये कुछ और ट्रांजेक्शंस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्कैनर में ऐड की जा सकती हैं। बहुत बढ़िया, और आपने बहुत ही अच्छी डिटेल में बताया कि सारी ट्रांजेक्शन, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकती हैं। तो ये तो होगी पॉजिटिव केसेस की कि कौन कौन से केसेस हमारे बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इनकम जो टैक्स डिपार्टमेंट है हमारा, वो उन ट्रांजेक्शन्स का पता लग जाता है, तो हमें क्या करना होगा इस केस में, हमारे को क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, जैसे ही ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है तो बहुत से केसेस में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई ज़्यादा एक्शंस नहीं लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनटिल अनलेस ये थ्रेशोल्ड से बहुत ज़्यादा हो लिमिट। कई बार सैंपल बेसिस पे ये ट्रांजेक्शंस जो आपका असेसिंग ऑफिसर होता है, जो पैन नंबर के लिए एलोकेट होता है हर पैन नंबर के लिए, वहाँ पर भी ट्रैक हो जाता है। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है कि जो भी आपने अपने रिटर्न फाइल किए हैं लास्ट 10 सालों में या पिछले 3 सालों में, वहां पर वो ट्रांजेक्शंस देखता है आपने अपनी टोटल इनकम कितनी दिखाई हुई है। उसके बेसिस पे दे विल डिसाइड कि जो आपने ट्रांजेक्शन करी है उसके साथ मैच हो रही है नहीं हो रही है। उसके बेसिस पे वो कंपैरिजन करने के बाद वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। पर पहले मैं बताना चाहूंगा कि किस केस में नोटिस आने से पहले आपको ये भी समझना होगा कि किस केस में आपको इनकम टैक्स फाइल करना होता है। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है सालाना, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर से जरूर भरना है, और ये आपको फायदा भी पहुंचाएगा क्योंकि ये आप अपने टोटल इनकम जो है आईटीआर के साथ रिकॉर्ड कर आप इनकम टैक्स को बता रहे हैं कि आपने ये पैसा इकट्ठा किया हुआ है और आप बाद में इसकी एफडी आरडी या कोई भी ट्रांजेक्शंस करते हैं वो कर सकते हैं। अभी हम कुछ ही समय में वीडियो भी लेके आने वाले हैं कि आप आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, तो आपको आईटीआर से रिलेटेड भी जो भी समस्या है हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब करें तब तक हमारे चैनल को, ताकि आपको ये आईटीआर की इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। और अब आते हैं कि 2.5 लाख की इनकम के अलावा भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा का पे किया है सालाना, या आप विदेश घूमकर आए हैं और 2 लाख रुपए के आसपास का खर्चा किया है आपने, या उसके अलावा आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस करी हैं जिसमें डिपॉजिट रहेगा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का, जो हमारे बिजनेसमैन करते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में, तो उस केस में आपकी इनकम चाहे 2.5 लाख से कम हो,
पर क्योंकि आपने ये ट्रांजेक्शन्स करी हैं 3 तरीके की, जो मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन्स बताई हैं, फॉरेन आपका ट्रैवल 2 लाख, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख और 1 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में, इसके बाद आपको इनकम टैक्स भरना अनिवार्य हो जाता है, आपको इनकम टैक्स भरना है। तो ये रही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इनकम टैक्स भरने की बात। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको कंपेयर कर लेता है और वो जाता है कि ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स अनएक्सप्लेन्ड है और ये आपकी मैच नहीं कर रही है, तो आपको नोटिस इशू कर सकता है। उस केस में आपको नोटिस मिलेगा, उस नोटिस का आपको जवाब देना है। अगर आपने सारी ट्रांजेक्शन सही तरीके से की हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने एओ से मिलकर जाके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम उसको बता सकते हो कि ये मैंने पिछले इतने सालों में पैसा इकट्ठा किया था, इसके बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया आशीष। तो इसमें एक चीज और आती है, पॉइंट बनता है कि ठीक है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांजेक्शन कर ली, नोटिस भेज दिया, अब पेनल्टी चार्जेस क्या होंगे अगर मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो आईटीआर डिपार्टमेंट को अनएक्सप्लेन लगती हैं कि नहीं ये हमारे को कहीं पे भी नहीं मिली, तो उस केस में पेनल्टी चार्जेस क्या लगेंगे? बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले में काफी जेन्युइन है। इनफैक्ट आप जो भी उनको डिटेल देंगे वो ध्यान से देखेंगे, अगर वो जेन्युइन है आप को बिल्कुल सहायता की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी, उनका टोल फ्री नंबर भी रहता है। अब लेकिन फिर भी अगर वो ट्रांजेक्शन सही नहीं है, कुछ घपला हुआ है, तो मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, उस केस में पेनल्टी जो है बहुत ज्यादा है, जेल का प्रावधान भी रखा गया है। अगर वो ब्लैक मनी के रूप में अगर उसको माना गया है कि अनएक्सप्लेन्ड है और वो हवाला की तरीके से भी उसको ट्रीट किया जा सकता है, पर डरने की जरूरत नहीं, अगर आपका सब कुछ सही है तो उस केस में ये नहीं होगा। लेकिन पेनल्टी की अगर बात करें तो 50% पेनल्टी से लेके 85% तक की पेनल्टी लग सकती है, जो कि बहुत ज्यादा रहती है। तो अनएक्सप्लेन ट्रांजेक्शन पे ही ये पेनल्टी लगती है। पर अगर आपने जेन्युइन तरीके से सारी ट्रांजेक्शन्स करी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय पर आईटीआर भरते रहें हर साल, और अपनी जो टोटल इनकम है जनरेट करते रहें, ताकि आप जो भी ट्रांजेक्शन करें उसको आप फ्यूचर में एक्सप्लेन कर पाएं। धन्यवाद आशीष। तो दोस्तों, होपफुली आपको इसके बारे में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स का थोड़ा सा पता लग गया होगा कि हमारे को किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जल्दी से जल्दी आपका इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।